जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे इनकम टैक्स का चैप्टर 2, जहाँ से इनकम टैक्स स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है इनकम टैक्स का। चैप्टर 2 से ही आपके कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो हम आज डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस किसको बोला जाता है इनकम टैक्स में। सबसे पहले जब भी आपको इनकम टैक्स लगाना होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करते हैं कि एसएससी को इनकम टैक्स इंडिया में कब देना है और कब वो इनकम टैक्स में रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो टैक्स देना होगा, नॉन रेजिडेंट होगा तो किस बात कब टैक्स देना होगा और कब इसको टैक्स नहीं देना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेजिडेंट होगा तो उसको कब टैक्स देना है और रेजिडेंट, पहले तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ये बताएगा उसको यहाँ पे कब टैक्स देना है और कब नहीं। ठीक है, मेन तो यही है। आपको दो चीज़ यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में। दो चीज़ आपने समझ ली तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना है। चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग आउटकम्स नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं पर ये नहीं पता चलता उनको पढ़ना क्या है। इसमें हम दो ही चीज़ पढ़ेंगे, लर्निंग आउटकम्स में भी दो ही चीज़ हैं। आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस को, कैसे कौन रेजिडेंशियल है, कैसे वो अप्लाई होगा रेजिडेंशियल स्टेटस को, कैसे वो रेजिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट पर्सन पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि किसको पर्सन बेस्ड कौन रेजिडेंशियल स्टेटस, जैसे जो रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा पर्सन बेस्ड, हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसकी इनकम पे पर्सन बेस्ड रेजिडेंशियल स्टेटस को एग्जामिन करेंगे कि उसको कहाँ पे टैक्स देना है, कहाँ पे टैक्स नहीं देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम, उसकी फिर टोटल इनकम को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ पर्सन बेस्ड ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। हम यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड होंगे और जो टोटल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस से करेंगे। टोटल इनकम आपको दे दी जाएगी कि ये आपकी टोटल इनकम है और आपको इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन इस तरह टाइप के आएंगे, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसमें क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। आपको टोटल इनकम बता दी जाएगी। ये आपकी इसमें ये इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो आपको ज़रूरी होती है इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में। एक मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको। ये इनकम टैक्स की टोटल कंप्यूटेशन अगर मान लेते हैं है तो इसमें सबसे पहला हिस्सा जो होता है, जो इनकम टैक्स की उस इनकम टैक्स की स्टेटमेंट के अंदर आता भी नहीं है, उसको हम कैसे, उसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद हम उसके स्टेटमेंट पर जाते हैं कि उसकी स्टेटमेंट इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी तो हम उसमें इनकम टैक्स की स्टेटमेंट कैलकुलेट करने जाते हैं, नहीं तो हम जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए वो क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे आएंगे। टोटल इनकम आपको बता दी जाएगी, टोटल इनकम आपको बता दी जाएगी। आपको टैक्स इसके बाद स्लैब जो रेट जो होगा वो आपको पता ही होना चाहिए। तो स्लैब रेट का इसमें आ सकता है, स्लैब रेट का इसमें आ सकता है और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कीजिए और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। जो ये बीच का पार्ट होता है कंप्यूटेशन का, चारों हेड वगैरह, ये इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में जो चारों हेड आएंगे, सबसे पहले हम इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ।
हाँ, अब हम चलते हैं इसका। अब हम इनकम टैक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये चार्ट बनाया है इसका। आपको मैं इसको थोड़ा सेटिंग करता हूँ। हाँ हाँ, अब मैं बता देता हूँ आपको। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए यहाँ पे सेक्शन 6 है और सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए है सेक्शन 6 और स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए है सेक्शन 5। तो मेन बात ये है इसको समझने वाली, सेक्शन 6 इसमें है इम्पोर्टेंट। हम सेक्शन 6 ही पढ़ेंगे। सेक्शन 6 को ही समझने के बाद हम सेक्शन 5 पे समझ पाएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 6 को स्टडी करेंगे। सेक्शन 6 को स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को जान पाएंगे तभी हम उसमें जान पाएंगे कि कब इस पर टैक्स लगेगा। और जब तक हमको ये नहीं पता होगा कौन सी रेजिडेंशियल स्टेटस पे कब टैक्स लगेगा, तब तक हम इस पर नहीं जा पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो पर्सन्स होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है। दूसरा होता है फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई एंड कंपनी। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं उसके केस में एक तो होता है रेजिडेंट, एक होता है डीम्ड रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। और कंपनी और एओपी और बीओआई जो कंपनी से अदर हैं उनके लिए रेजिडेंट होगा और नॉन रेजिडेंट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जो डीम्ड रेजिडेंट का जो आपको बस मेन फ़र्क जो है डीम्ड रेजिडेंट का ही है। डीम्ड रेजिडेंट का आप सिर्फ केस जो होता है ये इंडिविजुअल के केस में ही होता है। जब हम कंडीशन, अभी मैं इनके लिए कंडीशन बताऊंगा सबके लिए, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है और कौन डीम्ड रेजिडेंट है, कौन, सब चीज़ आपको इसमें आगे पता चलेगी। पर अभी मैं बता देता हूँ इंडिविजुअल के लिए डीम्ड रेजिडेंट के साथ साथ अगर रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट में भी दो चीज़ और होती हैं। ये बात अब बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। कंपनी में कोई कंपनी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में चेक करने के लिए कंपनी में और एओपी, बीओआई, एलएलपी फर्म में कोई झमेला है ही नहीं। सिर्फ इसमें है रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन का चेक करने के लिए। अब इसके अंदर दो चीज़ हो जाती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो चीज़ और जुड़ जाती हैं अगर रेजिडेंट हैं तो दो चीज़ और जुड़ जाती हैं। ये रेजिडेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और डीम्ड रेजिडेंट के अंदर डीम्ड रेजिडेंट अगर हो जाता है, डीम्ड रेजिडेंट हो जाता है तो उसके अंदर भी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी आ जाएंगे कि उसको मान ही लिया गया। अब वो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ ऐसे तरीके से कानून के लोग, वो भी आपको बताया जाएगा किस वजह से उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाता है। अब आते हैं इसके बाद, जब हम ये जान जाएंगे सारी, इसके बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे। जब हम ये जान जाएंगे तो हम आएंगे सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 पे ये बताया गया है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को और नॉन रेजिडेंट को कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। और कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो आपके ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, सभी इनकम पे जो भी वो कमाता है, यहाँ से कमाए या बाहर से कमाए, रिसीव्ड वो इंडिया में कर रहा है, रेजिडेंट है, वो बाहर से कमा के बाहर ही रिसीव्ड कर रहा है तो भी वो इंडिया में टैक्स देगा क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है। और आपको मैं बता दूं रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आप सुन लीजिए अब क्या इसमें है। इनकम विच इज़ रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और एक्रूड, डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। अगर आपकी इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है और डीम्ड मान ली गई है कि इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में रिसीव्ड हुई हो या फिर
आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जो इंडिया में परफॉर्मेंस दी हो, या फिर कुछ ऐसा किया हो इंडिया से कब वर्क किया हो, या फिर इंडिया में रिसीव्ड हुई हो, तो दोनों केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, इनकम विच इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। एक्रूज और अराइज तो आउटसाइड इंडिया हुई है। बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एंड कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर वो बिजनेस है, इंडिविजुअल नहीं है, और उसका आपका सेटअप सारा इंडिया से कर रहे हो, एक रिसीव्ड भी बाहर से आउटसाइड इंडिया हुई है। और देखो इसमें 3 चीज़ होती है, इनकम रिसीव्ड, इनकम एक्रूड, इनकम रिसीव्ड, इनकम एक्रूड, और इनकम ये कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल। ये तो बिजनेस के उसमें आ जाता है कंट्रोल। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ इसको लिख के। इसमें होती है 3 चीज़, इनकम रिसीव्ड, ठीक है, एक तो हो गया रिसीव्ड, एक हो गया एक्रूड, और एक कंट्रोल। RAC हम इसको बोलेंगे रिसीव अगर इंडिया में हो गई, इनमें से कोई भी चीज़ अगर इंडिया में हो गई है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर तीनों चीज़ बाहर हैं तो आपको आउटसाइड इंडिया टैक्स लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, नॉन रेजिडेंट का अगर इनकम रिसीव्ड, इनमें से कोई चीज़ अगर नॉन रेजिडेंट के लिए भी हो जाती है तो भी इनकम टैक्स इंडिया में ही टैक्स लगेगा। कंट्रोल, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रूड और अराइज इन इंडिया। कंट्रोल अगर इंडिया से है तो इसके लिए माफ़ है, डीम्ड रेजिडेंट के लिए नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए। तो इसमें रिसीव्ड और अक्रूड अगर आउटसाइड इंडिया हुई है तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना है। तो ये या तो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या कोई भी हो, ये सबके लिए सेम ही केस है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव पे, हम कैसे सेक्शन 6 को हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 6 में जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम लेमन लैंग्वेज में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें लिखा है द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एन एसएससी इनकम टैक्स में एसएससी ही बोला जाता है हर किसी को। डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे सबको एसएससी ही बोले जाते हैं इन दिस एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स पेयर आर क्लासिफाइड 3 ब्रॉड कैटेगरी, जो कि मैंने आपको बताई थी अभी। तीनों कैटेगरी में आपको मैं मेन मकसद है मेरा आपको प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल में समझाऊं, क्योंकि अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ के जाते हैं तो ही आपको पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उनको करके जाइए, 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप पास ज़रूर होंगे। अब हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। जो चार्ट वहाँ पे दिखाया हुआ था वो सेम चार्ट है, उसको थोड़ा लैंडस्केप में कर दिया गया है। बस मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल समझ में आए। ये सेम है, इसको लैंडस्केप में कर दिया गया है बस। इसको सिर्फ लैंडस्केप में कर दिया गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, और इसके अंदर और कुछ कम कर दिया गया है। हाँ, ये जो पार्ट है ये टोटल इसके दो पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। जैसे कि इसको अगर लैंड ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो पार्ट है, अब हम इसमें इसको स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करेंगे हम। द रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट बी ascertained विद द रेफरेंस। रेजिडेंशियल स्टेटस को
हम एसरटेन करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। हम प्रीवियस ईयर में आपको बता देता हूँ क्या प्रीवियस ईयर होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा और एक एक चीज़ बताऊँगा। देखो हमारे यहाँ पे 2 ईयर होते हैं, एक तो होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। मैं दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा असेसमेंट ईयर, ए वाई मीन्स असेसमेंट ईयर, और एक होता है प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब ये साल है, ये एक साल है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा साल स्टार्ट हो गया। जब आप सीए बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो भी साल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, अब मैं बता देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर 2022 में, बता देता हूँ दिसंबर 2022 दिसंबर 2022 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और ये ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अगर ये ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1/4/2022, 1/4/2022 से अगर आपका ये 4 साल स्टार्ट हुआ है, मार्च में ये ख़त्म हुआ है, मार्च 2022 21 होगा। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ इसके अंदर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। 1 मिनट रुक जाइए। देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है 1/4/2022, 2021 से लेके चलते हैं, ठीक है। 1/4/2021 से ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर ख़त्म हुआ 31/3/2022 को, ठीक है। और आप एग्ज़ाम देने कब जा रहे हैं? दिसंबर 2022 को, ठीक है बच्चों। एक 4 से 31 दिसंबर को ईयर ख़त्म हो गया और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो है आपका असेसमेंट ईयर, और ये है आपका प्रीवियस ईयर। मतलब कि आप जिस साल में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस साल में बैठ के आप कंप्यूट कर रहे हैं, उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ तो वो आप देख लीजिए, 1/4 से आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, तो उसको जब मतलब आप जिस साल में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वाला ईयर है, यहाँ पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो। अब यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम कब दिया जाता है? EY असेसमेंट ईयर में। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्वेश्चंस आपके पास यहीं के आएंगे, क्वेश्चन आपके पास यहाँ से यहाँ तक के आएंगे। प्रीवियस ईयर के ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, असेसमेंट ईयर से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो असेसमेंट ईयर आज है, अगले साल वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा। जब आप अगले साल में चले जाएंगे वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। मतलब कि आप असेसमेंट ईयर को आप करंट ईयर भी कह सकते हैं, CY।
जिस साल में आप हो वो साल है आपका करंट ईयर, और उससे पिछला साल है प्रीवियस ईयर, जिस साल की आप कंप्यूट करते हो। तो होता क्या है, हमने आज इस साल में इनकम कर ली, जो भी हमने इस पूरे साल में इनकम करी प्रीवियस ईयर में, जो भी हमने ये प्रीवियस ईयर ही है, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में इनकम करी उसकी कंप्यूट हम अगले साल बैठ के करते हैं। इसमें जो हम एडवांस टैक्स भी जमा करते हैं, टीडीएस कटता है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, बस दो ही चीज़ें होती हैं जो हमारे इस साल में हम जमा करते हैं। इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है, पर उसकी कंप्यूटेशन जो होती है वो यहाँ पे बैठ के करते हैं हम, कि हमने कितना एडवांस टैक्स जमा कर दिया, कितना हमने टीडीएस जमा कर दिया, ये तो हमारा रिफंड बनेगा, ये हम पेबल बनेगा। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। हम एसिस कर रहे हैं अपनी इनकम को, क्या हमारी एसिस इनकम थी और क्या हमने टैक्स जमा कर दिया। मेन है असेसमेंट ईयर को मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, आप असेसमेंट ईयर को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे इसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कहें तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, और मैं दोबारा बताना चाहूँगा इसको। जिस साल में, अब हम 2021 लिख देता हूँ, अप्रैल, लिख दिया मैंने 2021। यहाँ पे लिख 31 मार्च 2022 को ये ख़त्म हो रहा है। तो ये असेसमेंट ईयर कब करेंगे, यहाँ पे हम असिस करेंगे। असिस मतलब AY इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसको असेसमेंट ईयर ही बोला जाएगा। और करंट, आप इसको करंट ईयर भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, सिर्फ आप इसको करंट ईयर भी बोल सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में नहीं बोलना। तो अभी आपको मैं बता दूं, अभी मैं इसमें थोड़ा वो ले लेता हूँ टेक्स्ट। ये था 1/4/21, ठीक है, और ये है 31/3/22। आप दिसंबर में दे रहे हैं एग्ज़ाम, दिसंबर 2022 में। अब आप मेरे को बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या इसका असेसमेंट, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। दिसंबर 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसका मैं सबसे पहले डिफाइन कीजिए करंट ईयर। करंट ईयर डिफाइन कीजिए सबसे पहले करंट ईयर बता दीजिए। दिसंबर 23 में एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इसका करंट ईयर है 22-23, है ना, ईयर है 22-23, ये करंट ईयर है, ठीक है। तो करंट ईयर जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो आपका AY, असेसमेंट ईयर भी वही होगा। प्रीवियस ईयर क्या होगा इस केस में, इससे एक कम कर लीजिए, 21-22, प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 21-22, मतलब कि 21-22 इसका प्रीवियस ईयर होगा। जो साल अभी ये चल रहा है, जिस दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा, अगर हम दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देंगे, या फिर, अब मेरा आपसे ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। अगर आप मई 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप मई 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका क्या होगा, आप मुझे जवाब दीजिए। मैंने दिसंबर का तो बता दिया, मई का बता दीजिए।
मई, मैं आपको बता देता हूँ, मई और दिसंबर का कुछ नहीं होता। आप मई और या फिर दिसंबर दोनों एक ही साल में अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसका सबसे पहले करंट ईयर कैलकुलेट कर लीजिए। देखो दिसंबर 23 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये दिसंबर 20 आपने ये क्वेश्चन में गलती है। आप बता दीजिए क्या गलती है। ये जो हमने जवाब दिया है ये गलत है और आपने हाँ हाँ बोल दिया है, पर मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या है। दिसंबर 23 में एग्ज़ाम दिया है तो ईयर 22-23 नहीं होगा, 23-24 होगा, क्योंकि वो मार्च 23 से स्टार्ट होके ही दिसंबर 23 से ही पहुंच गया। और फिर उसका प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे 23 होगा और यहाँ पे 22 होगा। दिसंबर प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। अब मैं आपको ये फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं मई 23 में, तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दिसंबर में हो या मई में हो, तो सबसे पहले हम करंट ईयर कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असेसमेंट ईयर ही लिखा जाता है। करंट ईयर क्या है? स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ईयर 23 से, जाएगा कहाँ तक? 24 तक। तो आपका जो ईयर, जिस ईयर में हो आप उस ईयर को लिख लीजिए सबसे पहले। तो आप मई 23 से स्टार्ट हुआ है ईयर, 24 में ख़त्म होगा। मार्च में ख़त्म हो गया था ईयर, तो मार्च में 23 में ख़त्म होगा, जो कि मई आ गया है। तो आपका मई वही वाला आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ मई नहीं लिख रहा हूँ, 2023 लिख देता हूँ। अब इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? करंट ईयर को ही हम असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं, AY, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? बता देना कुछ गलती हो तो। हाँ, अब इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? हम प्रीवियस ईयर लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये हमारा बाद में आएगा। तो हम पहले लिख लेंगे 23। अब इसमें से 1 माइनस करके लिख दो, मतलब कि अब इसका पहला और इसका लास्ट बात वाला सेम होना चाहिए। तो 2022 हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीवियस ईयर। अब आपको समझ में आया? अब मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर 2027 में। आप दिसंबर 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिसंबर नहीं, मई कर देता हूँ, मई 2027 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप बताइए आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और अभी हम करते हैं आगे कंटिन्यू। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब अंत चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता लगाएंगे कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी, यहाँ से मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो इसके बाद आप पार्ट 2 पे जाइएगा और मेरे को बताइएगा क्लास कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, पार्ट 2 पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।